जय हिंद। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एंसेंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में, जिसमें आपको हमने 3 वंश के बारे में पढ़ाया था, शुंग वंश, कर्ण वंश और आन सातवाहन वंश। अब उसके बाद की कहानी हम लोगों को पढ़नी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मन लगा के पढ़िएगा, देखिएगा। एकदम 1 से 2 बार देखेंगे, पूरी टॉपिक एकदम समझ में आ जाएगी भारत के मैप से। फिर दूसरों को आप समझा देंगे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल वाले बटन पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आती है वो आपको तुरंत मिल जाएगी। और मेरे चैनल पे सब विषय पढ़ाया जाता है। देखिए पूरे, आप मेरे जब चैनल पे जाएंगे तो आपको फिर उसके बाद दिखाई देगा प्लेलिस्ट, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद सब विषय टॉपिक वाइज बना हुआ है, जिसमें आपका बायोलॉजी, ठीक है, घटना चक्र के जो भी क्वेश्चन एमसीक्यू वाले रहते हैं, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी जैसे अब इसमें एंट्री किए, तो अब इसमें जब जाएंगे तो फिर आपको पूरा टॉपिक वाइज, जैसे आप किताब में पढ़ते हैं, जो हर एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एकदम वैसे ही चालू हुआ है कि सबसे पहले ब्रह्मांड और सौर मंडल, फिर पार्ट 2 पृथ्वी सूर्य अक्षांश देशांतर, और एकदम बेसिक से लेके हायर तक, ठीक है। फिर आप इसमें विजिट किए और उसके बाद अब ये और सब चल रहा है। ये नहीं कि मैं पढ़ा के छोड़ दिया हूं, सब चीज चलता रहेगा, पूरा जीएस कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। फिर ज्योग्राफी देखे, फिर उसके बाद आप करेंट देख रहे हैं, बिहार स्पेशल, यूपी स्पेशल, फिर इंडियन पॉलिटी, भारत का संविधान, फिर उसका पूरी हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में गए तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पूरा यहाँ तक पढ़ा। देखिए पूरा स्टार्टिंग चला है, स्टोन एज से लेके इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ, वैदिक पीरियड हुआ, उसके बाद आपका सूत्रकाल, 16 महाजनपद, रिलीजन जितने हुए हमारे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव, शैव, ईसाई, इस्लाम, ठीक है। फिर उसके बाद शिशुनाग वंश, विदेशी आक्रमणकारी ईरानी और सिकंदर महान के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश, ठीक है। और इसी मौर्य वंश में हम लोग पढ़ते कहां तक आए हैं अभी, ये है हमारा ब्राह्मण साम्राज्य, मौर्योत्तर काल। अब इसी के आगे हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। आज का टॉपिक बहुत मजेदार होने वाला है, खूब मन लगा के पढ़िए आराम से। और इतना ध्यान रखिए कि किसी भी कीमत पे आपको सरकारी नौकरी पानी है। आज के समय में सरकारी नौकरी, अभी भी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूं, सरकारी नौकरी पाएंगे सबसे स्थायित्व की नौकरी। ये नहीं कि अभी दिमाग बना लिए कि हम ये कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, सब के बस की बात नहीं है। 1000 में एक जाने सक्सेस होते हैं, लेकिन पढ़ाई करेंगे तो आपको अपने पे दम रहेगा कि मैं ये चीज निकाल लूंगा, और हर हाल में निकालेंगे। सभी छात्र निकाल रहे हैं, वैकेंसी आई रही है, आप आराम से एकदम मन लगा के पढ़िए, हर हाल में आपको होना है, ठीक है। इतना मान के चलिएगा कि नहीं, ये एग्जाम मैं किसी भी कीमत पे निकालूंगा। और कहीं कोचिंग में आप सोच रहे हैं कि नहीं, वहां पे 1-1.5 लाख फीस देंगे तो हम पढ़ लेंगे, 95% कोचिंग जो है कॉमर्शियल है, 5% जो है आपको मन से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। दिल्ली में आपने देख ही लिया, बहुत से बड़े बड़े टीचरों ने बोला भी, आप जहां रहिए वहां चुप मार के पढ़िए, निःशुल्क कोचिंग चल रही है यूट्यूब पे, आराम से पढ़ाई करिए, लैपटॉप लीजिए, मोबाइल लीजिए, 5G का जमाना है, अनलिमिटेड आपको नेट मिल रहा है, बस आपको पढ़ना है, बिना मतलब का कहीं जाने का कोई मतलब नहीं। और बहुत से ऐसे टीचरों से ही बचिए जो जाने लिख देते हैं कि हम जीके जीएस एक्सपर्ट हैं, ठीक है। जीके जीएस एक्सपर्ट का मतलब वो बेचारे खुद नहीं समझते हैं। ये एक गहरा समुद्र सागर है। बड़े बड़े टीचर, दिल्ली के, इलाहाबाद के, लखनऊ के, जितने आज के मतलब विद्वान, जितने हमारे परम पूजनीय शिक्षक लोग हैं, वो आज तक नहीं बोले कि हम एक्सपर्ट हैं। आज भी बोलते हैं कि मैं इस विषय का विद्यार्थी हूं। और यहां मैं देखता हूं कि छोटे छोटे भी आज की पढ़ाई, कल के 4 साल के टीचर हो गए, तुरंत लिख रहे हैं जीके जीएस एक्सपर्ट, मैथ एक्सपर्ट। भैया एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, नाच जाएंगे। तो ये वाली जो कूप मंडूक वाली स्थिति है, उसको हटाइए, क्योंकि शिक्षक बहुत बड़ी चीज है। और जब आप ऐसे लिखेंगे और बच्चों को गुमराह कर लेंगे, बच्चे आएंगे पढ़ने, आता कुछ है नहीं, इसलिए कि एक्सपर्ट का मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। तो इस चीज से जरा बचिए, और लड़के भी देखें कौन कैसा क्या पढ़ा रहा है, उसके बाद पढ़ाई किया जाए, ठीक है। एकदम मन पहले आप लोग देख लिया करिए कि हमको ये चीजें समझ में आई कि नहीं, ठीक है, कोई पढ़ा रहा है तो। आइए अब स्टार्ट किया जाए। आज हम लोगों को पूरा पढ़ना है मौर्योत्तर काल के बाद जो हमारी दूसरी टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में पूरी परिचर्चा की जाएगी, ठीक। आइए देखिए, तो देखिए आज हम लोगों को पढ़ना है मौर्योत्तर काल पार्ट 2, ठीक है। मेरे साथ आप लिखते भी चलिएगा आराम से। मौर्योत्तर काल, वो फर्स्ट वीडियो थी, मैं उसको भी अभी आपको रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। अब देखिए मौर्योत्तर काल मतलब कि मौर्य वंश के पतन के बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो ये कब की बात है भाई, मतलब 200 BC के बाद का समय है मौर्योत्तर काल का। मौर्य वंश का पतन हुआ, तो इस समय क्या हुआ, इस समय 2 चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। पहली बात कि इसी समय में क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ।
ठीक है, आप साथ में लिखते चलिएगा, अभी मैप बनाएंगे तो भी लिखते चलिएगा। इसी समय क्षेत्रीय राजवंश का उदय हुआ और इसी समय भारत पर विदेशियों का आक्रमण हुआ। भारत पर विदेशी आक्रमण, ठीक है। अब जो क्षेत्रीय राजवंश का उदय हो रहा है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 वंश अभी आप लोग पढ़े थे और जो बचा होगा वो अभी आपको आगे मिल जाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। क्या पढ़े थे भाई? शुंग वंश, फिर था कण्व वंश, ठीक है, फिर था आंध्र सातवाहन वंश, ठीक है, और सबका मैं लोकेशन भी इंडिया के मैप से दिखाऊंगा। फिर इसी के बाद था इसी महाराष्ट्र में आभीर वंश। फिर महाराष्ट्र से ऊपर जब मालवा मध्य प्रदेश की तरफ जाएंगे तो यहीं पे था वाकाटक वंश, ठीक है। और फिर इसी वाकाटक वंश से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, मालवा से मतलब ईस्ट और फिर हल्का सा साउथ, तो आपको मिलेगा फिर जिसके बारे में आपको मैंने पढ़ाया था, चेदी वंश, जिसको बोलते हैं महामेघवाहन वंश। और फिर है आपका विष्णुकुंडिन वंश, ठीक है। ध्यान से पूरा सिनारियो समझिएगा, तब आपको बातें क्लियर होंगी कि समय है मौर्योत्तर काल और एक ही समय पर एक ही साथ हल्का से आगे पीछे भारत में ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं। जस्ट किस चीज? मौर्य वंश के बाद जो मौर्य वंश के राजा इतने प्रतापी हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और उनके पुत्र सम्राट अशोक, और फिर भारत जो अखंड भारत था, स्थितियां ऐसी दिखती हैं कि भारत खंड खंड टुकड़ों में बटा दिखाई दे रहा है। और यहां भारत पर जो विदेशी आक्रमणकारी आए उनका क्रम क्या है? तो उसमें सबसे पहले आए, भारत पर आने का क्रम ही है, एकदम ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हैं इंडो ग्रीक, ठीक है। क्या है भाई? इंडो ग्रीक, जिन्हें बोलते हैं हिंद यवन। इंडो से हिंद और ग्रीक से यवन, और यवन का मतलब कुछ और नहीं, यूनानी, ठीक है। इसके बाद फिर इंडो ग्रीक के बाद भारत पर शासन करने कौन आता है? शक वंश। इसके बाद कौन आता है? पहलव वंश, ठीक है। और इसके बाद कौन आता है? सबसे आखिरी में आता है आपका कुषाण वंश, जो आप लोग सुने होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट वंश कनिष्क, इसका महान प्रतापी शासक था, जहां से बराबर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें पे पूरी ये चर्चा मेन हो चुकी है, जो मैं आपको अभी इंडिया के मैप से दिखाऊंगा पूरे वंश को कहां कैसे था, और तब हम समझेंगे कि भारत पर आखिरी विदेशी आक्रमणकारी आना शुरू क्यों किए आक्रमण करना और यहां पर वंश अपना स्टैब्लिश करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारत के मैप से सारी चीज को समझा जाए, ठीक है। अब इससे बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी जो अभी आप लोगों ने देखा। मैं आपको जो पूरे वंश लिखा था, अभी हम लोग भारत के मैप से देखेंगे, ठीक है। पूरे इंडिया मैप से चीजें आसान हो जाएंगी। अब वो जब भी कोई कठिनाई लगे आप सीधे मैप बनाइए, बातें एकदम अपने आप क्लियर हो जाएंगी और लंबे समय तक आपको याद रहेगा, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। देखिए जितने वंश हम लोग पढ़े हैं वो सारी चीजें, ठीक। अब ध्यान से बातों को समझिएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा मौर्योत्तर काल में सारी चीजें हुई, इधर क्षेत्रीय राजवंश का उदय हो रहा है, इधर आपका विदेशी आक्रमण हो रहे हैं। तो अब देखिए सबसे पहले मगध पर, ये मगध है, और मगध पर मौर्य वंश के पतन के बाद शासन मैंने आपको क्या लिखवाया अभी? शुंग वंश का, ठीक है। इसके बाद कण्व वंश का, और इधर आपको सदन महाराष्ट्र में दिखाई देता है जिसका नाम है सातवाहन वंश, ठीक है। इसी के ऊपर बढ़ेंगे तो सातवाहन वंश के पतन के बाद मेन महाराष्ट्र में आपको दिखाई देगा जिसका नाम है आभीर वंश। यहां मालवा वाला बेल्ट ले लीजिए और दक्षिणी और आपका नॉर्दर्न महाराष्ट्र मालवा, तो यहां पे आपका है वाकाटक वंश, ठीक है। हम यहाँ उड़ीसा की अगर बात करें तो यहीं पे आपका है चेदी वंश, जो सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। यहां बात करेंगे उड़ीसा से नीचे आंध्र प्रदेश, तो यहां आपको दिखाई देगा विष्णुकुंडिन वंश। आगे बढ़ो तो पूरी लंबी है, यहां तक की बात कर रहा हूं, विष्णुकुंडिन वंश। यहीं पे आपको दिखाई देगा इक्ष्वाकु वंश। आप साथ में लिखते चलिएगा, बनाते चलिएगा, और जो बोलूंगा वो सब नोट करिएगा।
इक्ष्वाकु वंश, ये वही वंश है जो राम जी के वंशज थे ये लोग, ठीक है। तो अब देखिए बाद में साउथ में फिर जब हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत का वंश तो आपको फिर चोल, चेर, पल्लव, पांडे, ये सभी यहाँ गंग वंश सब दिखाई देगा, आगे की टॉपिक है। तो भारत अभी देखिए मौर्य वंश के पतन के बाद इतने टुकड़ों में खंडित हो गया। अब जरा आपको मैं पीछे ले चलता हूं तो आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो अब ध्यान से समझिएगा, हम बात करेंगे मगध पर। जब मगध पर जब मौर्य वंश का शासन था, ठीक है, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, तो भारत का जो उत्तर पश्चिम प्रांत है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अब ये भी बेल्ट आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये पूरा भारत का जो उत्तर पश्चिम प्रांत का क्षेत्र है ये सब चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था, मौर्यों के अधीन था, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जब इस भूभाग को जीता था, ठीक है, तो ये पूरा भूभाग जो है ये यूनानियों के अधीन था। अब ध्यान से देखिएगा, अब आप अभी मौर्योत्तर काल को भूल जाइए, अभी जरा पीछे चलिए, तब समझेंगे कि शुंग वंश, ये सभी वंश जो खंड हो गया भारत खंड, ये ऐसा क्यों हुआ और विदेशी आक्रमणकारी कैसे भारत में प्रवेश किए, ठीक है। अब अगर आप यहां की बात करेंगे तो ये वाला जो भाग है यही सीरिया है, ठीक है। ये क्या है, ये सीरिया, जिसे आप पहले बोलते थे यूनान, यही था। जब ये वाला भाग लेंगे तो ये वाला भाग क्या है, ये आपका पूरा भाग जो है ये अफगानिस्तान का बेल्ट है, ठीक है। सब लिखते चलिएगा, साथ में एकदम क्लियर हो जाएगा। ये अफगानिस्तान का बेल्ट है, यहीं पे दो राज्य हैं, एक का नाम है बैक्ट्रिया, ठीक है। एक का नाम क्या है, एक का नाम मैं ऊपर लिख देता हूं, एक का नाम है बैक्ट्रिया, ठीक, और बैक्ट्रिया के नीचे जस्ट है पार्थिया। ध्यान से समझिएगा बात को। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब इस भूभाग को जीता था तो ये पूरा भूभाग यूनानियों के ही अधीन था, ठीक है। और ये वही यूनानी है जो सिकंदर के उत्तराधिकारी थे। अब सिकंदर भी इस क्षेत्र को दो भागों में बांट के गया था, ठीक है। सिकंदर इस पूरे क्षेत्र को दो भागों में बांट के गया था, ठीक। क्या भाई, अब यहां देखिएगा जो पूरब का क्षेत्र है, ठीक है, लिखना होगा तो लिख भी लीजिएगा, जो पूरब का क्षेत्र है वो इसने शशिगुप्त, पूरब का क्षेत्र शशिगुप्त को, आम्भी को, और वही जो पंजाब के शासक थे पुरु पोरस को दे दिया था। और जो पश्चिम का क्षेत्र था, पश्चिम का क्षेत्र इसने सिकंदर ने, ये बात किसकी हो रही है, सिकंदर ने उत्तर पश्चिम प्रांत जो था वो उसी के उत्तराधिकारी थे, जो यूनानियों के अधीन था पूरा भाग, और सिकंदर इसको दो भागों में बांट के गया था, ठीक है। तो पूरब का क्षेत्र शशिगुप्त हो गए, आम्भी हो गए और पुरु हो गए। तो पूरब का क्षेत्र मतलब इधर, हम भारत की तरफ, अपने भारत की तरफ ये वाला प्रांत है, तो ये ऐसे, तो ये पूरब का क्षेत्र इधर आ गया, ये शशिगुप्त, आम्भी और पुरु। और पश्चिम का क्षेत्र जो है ये दिया अपने क्षत्रपों को। किसको दिया, अपने क्षत्रपों को। और इन क्षत्रपों में कौन कौन था जो इसके क्षत्रप थे, उसमें थे यूडेमस, सेल्यूकस निकेटर जो इसका राजदूत था, और फिलिप द्वितीय। फिलिप मत समझिएगा, फिलिप तो सिकंदर के पिता थे, ये फिलिप द्वितीय हैं। तो पश्चिम का क्षेत्र अपने क्षत्रपों यूडेमस, सेल्यूकस और फिलिप द्वितीय को दिया, और पूरब का क्षेत्र इन लोगों को दिया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, इन तीनों को हराकर, ये तो ऑलरेडी फिर बाद में अपने आता है इंडिया में, चंद्रगुप्त मौर्य ने इन तीनों को हराकर उत्तर पश्चिम प्रांत पर पूरा कब्जा कर लिया, ठीक है। अब ये पूरा ही भाग क्या हो गया, ये पूरा भाग चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन हो गया। तो ये भारत का था उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, साम्राज्य का विस्तार पूरा यहां से लेके कहिए यहां तक। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के जीतने के बाद, इस चीज को ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के जीतने के बाद यहाँ जो यूनानी हैं, अभी भी तो यूनानी ही हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जीते हैं तो जीते हैं, कब्जा किए हैं, यूनानियों के वंशज तो यहीं पे हैं। तो यहाँ इन क्षेत्रों को जीतने के बाद भी इनकी सभ्यता और संस्कृति का समापन नहीं हुआ था, केवल राजवंशों का समापन हुआ, इनका समापन हुआ, लेकिन सभ्यता संस्कृति बरकरार थी। क्यों, क्योंकि अगर सभ्यता संस्कृति ये लोग का नष्ट हो गया होता, खत्म हो गया होता, तो आप चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो उनके पुत्र आते हैं अशोक, उनके जो शिलालेख अभिलेख मिलते हैं वो खरोष्टी, यूनानी और आर्मेयिक लिपियों में नहीं दिखाई देते। इसका मतलब कि ये बस केवल मौर्यों के अधीन थे और उन्हें अपने समय का इंतजार है। मतलब जैसे मौर्य कमजोर हुए नहीं कि ये लोग अपनी पराजय का बदला लेंगे हर हाल में, और हुआ भी यही। तो हुआ क्या कि जैसे ही मौर्य वंश का पतन हुआ और मगध पर शुंग वंश का शासन हुआ,
तो सुंग वंश की सत्ता इतनी ताकतवर नहीं थी कि इस पूरे उत्तर पश्चिम प्रांत को नियंत्रित कर सके, कंट्रोल कर सके। बस इसी का फायदा उठाकर जो बैक्ट्रिया का क्षेत्र है, अब यहां तो कोई रहा नहीं, ये लोग कंट्रोल कर नहीं पाए, तो ये पूरा भाग भूभाग क्या है, यहां से पूरा भूभाग समझिए पूरा खाली है, ठीक है। और अब यहां सत्ता जैसे ही हटी तो इनको तो अब मौका का इंतजार था, अपने मौके का। तो वहां पर यूनानियों ने अपने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी, ठीक है। और स्वतंत्र सत्ता की घोषणा किया किसने, तो जो बैक्ट्रिया है, यही बैक्ट्रिया में जो शासक था डायोडोटस प्रथम, लिखते चलिएगा आपको सब चीज समझ में आएगा। डायोडोटस प्रथम यही वो शासक है जिसने वहां पर स्वतंत्र सत्ता की घोषणा की और पार्थिया को भी क्या किया, अपने अधीन कर लिया, डायोडोटस प्रथम ने, ठीक है। और ये वही डायोडोटस है, ध्यान रखिएगा। ये डायोडोटस कौन है, जो एंटियोकस आपको याद आ रहा है, एंटियोकस जो बिंदुसार के राज दरबार में अपने राजदूत को भेजा था, उसी के खानदान का कौन है, उसी के खानदान का ये डायोडोटस है। मतलब एंटियोकस की तीसरी पीढ़ी का ये व्यक्ति है डायोडोटस। अब समझ में आया, डायोडोटस प्रथम एंटियोकस की तीसरी पीढ़ी का उसी खानदान का वंशज है जो बिंदुसार के राज दरबार में अपने राजदूत को भेजे थे। और ये वही बैक्ट्रिया का शासक जिसने यूनान में मौर्यों के पतन के बाद मगध पर जब सत्ता भारत में कमजोर दिखा तो इसने यूनान में स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। पार्थिया इसके अधीन था और पार्थिया का गवर्नर था, लिख लीजिएगा, जिसका नाम था आरसेकस, ठीक है। तो ये गवर्नर है पार्थिया का, ठीक। अब डायोडोटस प्रथम ने वहां पे अपनी सत्ता की घोषणा कर दी, हम शासक हो गए, यूनान एकदम आराम से अपने लोग कब्जे में ले लिए। और अब ध्यान रखिएगा एक चीज, बात को बहुत गौर से, ठीक है। ये बैक्ट्रिया और पार्थिया ये दोनों एक समय में सेलुकस के अधीन थे, ठीक। और ये दोनों प्रांत सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं दिए थे। कब, जब सेलुकस निकेटर 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य से हारा था युद्ध में, तो उस समय कुछ संधि हुई थी जो आप जानते हैं, और 4 प्रांत केवल दिया था, ठीक है। मैं यहां पे आपको लिख देता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य को सेलुकस निकेटर ने 4 प्रांत दिया, जिसमें था कांधार, कांधार को ही आर्कोसिया कहते हैं, ठीक है। फिर था आपका काबुल, लिखते चलिएगा, कांधार है, काबुल है, काबुल को ही वहां पे पेरोपनिसडाई कहते हैं उसके प्रांत को। फिर था एरिया, ठीक, इसे ही हेरात बोलते हैं, ठीक। और फिर था आपका जेड्रोसिया, क्या था भाई, जेड्रोसिया, जो है पश्चिमी ईरान, ठीक है, और बलूचिस्तान का केंद्र, ठीक। तो कंधार, काबुल, एरिया और जेड्रोसिया, पश्चिमी ईरान, बलूचिस्तान, ये प्रांत तो दिए थे सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को, लेकिन अभी ये 2 प्रांत सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं दिए थे। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रांत तो उनसे टच में ही नहीं था। और उसके बाद मौर्यों का पतन हुआ तो शुंग वंश जब आया, पुष्यमित्र शुंग, सत्ता कमजोर, कंट्रोल कर नहीं पाए। अब ये लोग क्या हो रहे हैं, अभी उतने मजबूत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे, अब तो चूंकि शासन वहां का रहा नहीं, स्वतंत्र सत्ता इन लोग की अपनी हो गई, तो अब धीरे धीरे अपनी ये स्थिति मजबूत करेंगे। तो मौर्यों के पतन के बाद इन लोगों ने अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू की, और ये लोग अब उत्तर पश्चिम प्रांत पर ध्यान देना छोड़ दिए, कंट्रोल से बाहर। और भारत आप देख रहे हैं कि टुकड़ों में कैसे वंशों में इधर खंड खंड टूट गया है। तो इसी का अब लाभ उठाएगा कौन, तो अब ध्यान से सुनिएगा। अब ये आरसेकस गवर्नर है, सेलुकस निकेटर क्या किए भाई, सेलुकस निकेटर की सत्ता भी कमजोर हो गई, मगध में मौर्यों की सत्ता कमजोर हो गई। बस जैसे ही ये लोग देखे तो डायोडोटस प्रथम ने बैक्ट्रिया में और आरसेकस ने पार्थिया में क्या किया, विद्रोह कर दिया और एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किया, ठीक। तो बताए स्थिति अब धीरे धीरे इनकी मजबूत होगी। तब क्या हुआ, डायोडोटस प्रथम के बाद कौन आ रहा है, डायोडोटस द्वितीय, डायोडोटस सेकंड। इसके बाद कौन आ रहा है, इनका पुत्र, जो डायोडोटस का पुत्र है सेकंड का, उसका नाम है यूथिडेमस। क्या नाम है, यूथिडेमस। और इनका पुत्र कौन है, यही है जो हम लोगों को आज पढ़ना है, डेमेट्रियस। अब समझ में आया, मौर्योत्तर काल के बाद भारत में आने वाला पहला विदेशी आक्रमणकारी आज का टॉपिक है हमारा, डेमेट्रियस, ठीक। अब यहां तक की मिस्ट्री तो पूरा हमको लगता है कि आपका सिनेरियो यहां एकदम क्लियर हो गया है, ठीक, कि डेमेट्रियस यहां पर ये वंशज जो आक्रमण करने अब कहां आ रहा है, मगध पर, मतलब भारत पर, ठीक है। और इधर की स्थिति दयनीय है। लेकिन क्या होगा, अब जब बैक्ट्रिया से चला है डेमेट्रियस कहां, अपने भारत की तरफ, ठीक है। तो यहां पर अब बता रहे हैं आपको, देखिए दूसरे कलर से जरा हाईलाइट समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे यहां से अब ये डेमेट्रियस आगे बढ़ रहा है, तो ये आप जो देख रहे हैं, अब यहां सिंधु नदी, ठीक है,
ये सिंधु नदी वाला जो क्षेत्र है, ध्यान से देखिएगा, और यहीं पे आपका क्या है, तक्षशिला। तो सिंधु नदी और तक्षशिला वाले क्षेत्र को ये जीतकर पाकिस्तान का, जो आप सुने हैं सियालकोट क्षेत्र में, ठीक, साकल को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। और जैसे ही इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई नहीं कि तुरंत जो बैक्ट्रिया में गवर्नर था, ठीक है, अब बैक्ट्रिया में यूक्रेटाइटिस, नाम लिख लीजिएगा, बैक्ट्रिया का गवर्नर है, बैक्ट्रिया का गवर्नर क्या नाम है, यूक्रेटाइटिस, ठीक है। तो ये बैक्ट्रिया का गवर्नर जो यूक्रेटाइटिस है, जैसे ये डेमेट्रियस बैक्ट्रिया छोड़े और साकल को अपनी राजधानी बनाए, तुरंत ये क्या किया, बैक्ट्रिया को अपने अधिकार में करते हुए एक नए राजवंश की नींव डाल दी, जिसको मैंने अभी पहले पेज पे लिखा था, जिसका नाम है यूक्रेटाइड्स वंश या यूक्रेटाइडस वंश कहते हैं। कहीं कहीं आपको यूक्रेटाइडस देगा और कहीं कहीं यूक्रेटाइड्स हलंत रहता है, तो वही नाम है। तो इसने यूक्रेटाइडस वंश की स्थापना कर दी। तो अब बात समझ में आई, पूरा मामला क्या है। तो अब मैं समझता हूं कि आपका सिनारियो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आप अगर गौर करिए तो बाबर भी भारत में ऐसे ही आया था। बाबर जब भारत से चला था तो इब्राहिम लोदी के चाचा और राणा सांगा ने बुलाया था कि ये हमको आगरा और दिल्ली को जीत कर हमको दे देगा और फिर ये वापस चला जाएगा। और बाबर भी यही सोचा था कि हम दे के चले जाएंगे। लेकिन जब बाबर वहां से चले हैं भाई साहब अपने प्रांत को छोड़ के, तो वहां पे हुआ क्या, वहां पे पूरा इनका प्रांत जैसे भारत आए इनके हाथ से निकल चुका था। तो करते क्या, अब जाते कहां, इस कारण इनको भी यहीं आकर रहना पड़ गया। और बाद में कहा जाता है कि उसको यहाँ की जलवायु और मिट्टी बड़ी पसंद आई, तो उसने अपने वंश की स्थापना कर दी, यहीं रह गया। वही हाल इनका था कि जब बैक्ट्रिया से डेमेट्रियस आए तो ये सोचे थे कि हम फिर भारत में ही रह जाएंगे और साकल को राजधानी बनाए। बस जैसे ही साकल को राजधानी बना के यहाँ स्टैब्लिश हुए, बस तुरंत बैक्ट्रिया का गवर्नर यूक्रेटाइडिस ने क्या किया, यूक्रेटाइड्स वंश की स्थापना कर दी। तो दोनों वंश हम लोगों को आज पढ़ना है, आपका यूक्रेटाइडस वंश और डेमेट्रियस वंश। तो अब मैं जानता हूं कि आपका पूरा जो बिल्कुल ये सिनारियो है एकदम क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो बातें पूरी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज और देख लीजिएगा, ध्यान दीजिए। अब एक चीज क्लियर कर लीजिए कि जैसे ही यूक्रेटाइडस वंश की स्थापना यूक्रेटाइडिस ने किया तो हुआ क्या कि जो बैक्ट्रिया से लेकर झेलम तक है, ठीक है, बैक्ट्रिया से लेकर झेलम नदी तक का जो क्षेत्र है, ठीक है, झेलम तक का क्षेत्र, ये पूरा मानिए बैक्ट्रिया से झेलम तक का क्षेत्र किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा यूक्रेटाइडस वंश का हो जाएगा, ठीक है। और झेलम से लेकर पूरा मथुरा कौशाम्बी तक का क्षेत्र ये किसका हो जाएगा, ये डेमेट्रियस वंश का हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखिए, अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे तो किसको पढ़ेंगे, डेमेट्रियस को, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा डेमेट्रियस वंश। तो यहां से पहला पॉइंट लिखिए जो क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहला लाइन भाई क्वेश्चन क्या बनेगा कि मौर्योत्तर काल में, ठीक है, क्या है, मौर्योत्तर काल में, ध्यान रखिएगा मौर्योत्तर काल से पहले भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था, इसीलिए जब क्वेश्चन के आगे लग जाए मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला, मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला यवन आक्रमणकारी, ठीक है। तो आप आंसर क्या देंगे कि सबसे पहला यवन आक्रमणकारी कौन है भाई, डेमेट्रियस प्रथम, और ये भी अपने वंश का डेमेट्रियस प्रथम था, ठीक है। और डेमेट्रियस प्रथम जो है ये सबसे पहले यवन मतलब ग्रीक आक्रमणकारी हैं, ठीक है, भारत पर, ठीक है, मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाले। इसका जो प्रमाण है, ठीक, इसका प्रमाण कहां मिलता है, तो इसके प्रमाण के दो उल्लेख हैं। पहला है गार्गी संहिता, गार्गी संहिता में इस चीज का उल्लेख है, ठीक है। और दूसरा है मालविकाग्निमित्रम, कालिदास की रचना, मालविकाग्निमित्रम, जिसकी मैंने चर्चा आप लोगों की थी जब पढ़ाया था ब्राह्मण साम्राज्य, ठीक है। तो दो जगह से प्रमाण मिलता है कि मौर्योत्तर काल में सबसे पहला यवन आक्रमणकारी भारत पर जो आक्रमण किया वो कौन था, वो डेमेट्रियस प्रथम था, ठीक है। आइए अब आगे देखा जाए, इनसे नंबर दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लिखिए कि सिकंदर महान के बाद,
ठीक है। आइए दूसरे रंग से लिख लीजिए तो आपको एकदम क्लियर रहेंगी कि लाइन मिक्स नहीं होगा। ठीक, अब देखिए सिकंदर महान के बाद मेरे साथ लिखते चलिएगा, सिकंदर महान के बाद भारतीय भूभाग को ठीक है जीतने वाला, भारतीय भूभाग को जीतने वाला दूसरा यूनानी, ठीक है, जीतने वाला जब कहेगा दूसरा यूनानी, ये भी आपका क्वेश्चन बन रहा है, तो क्या बताएंगे? डेमेट्रियस प्रथम, ठीक है, डेमेट्रियस प्रथम। और ये बात कब की है? तो ये बात है 190 बीसी। इतिहास में जरा सा डेट में मतभेद रहता है, लेकिन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और डेमेट्रियस प्रथम जो है ये सिकंदर को, जो सिकंदर महान थे अलेक्जेंडर, सिकंदर को अपना आइडियल मानता था। क्या मानता था? अपना आदर्श मानता था, ठीक है। और डेमेट्रियस प्रथम, ठीक है, इनकी जो उपाधि थी, उपाधि लिख लीजिएगा, इनकी उपाधि का इनका नाम मिलता है विजेता और अजेय। विजेता मतलब जीतने वाला, अजेय का मतलब कोई हरा नहीं सकता, ठीक है, विजेता और अजेय, ये दो उपाधियां हैं इनकी, ठीक है, डेमेट्रियस प्रथम की। और डेमेट्रियस प्रथम की जो राजधानी है, अभी आपको बताए लेकिन फिर लिख लीजिएगा, तक्षशिला क्षेत्र में इनकी राजधानी का नाम शाकल, जो आधुनिक सियालकोट है, ठीक है। अब देखिए जो अगला पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा कि जो डेमेट्रियस प्रथम है, डेमेट्रियस ने, जो डेमेट्रियस था, इसने यूनानी और खरोष्टी लिपि में, ठीक है, यूनानी एवं खरोष्टी लिपि में क्या किए भाई? सिक्के जारी किए, ठीक है। तो डेमेट्रियस प्रथम ने क्या किया? यूनानी और खरोष्टी लिपि में सिक्के जारी किया, और भारत में लेखयुक्त मुद्रा जारी करने वाला पहला शासक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी लिखिएगा। भारत में लेखयुक्त मुद्रा कहिए चाहे सिक्का कहिए, लेखयुक्त मुद्रा जारी करने वाला, ठीक है, लेखयुक्त मुद्रा जारी करने वाला प्रथम शासक, ठीक है। कौन है भाई? डेमेट्रियस है। और इसने दो नगरों का विकास भी किया। लिखिएगा कि डेमेट्रियस ने, आप लेते चलिएगा कि डेमेट्रियस ने दो नगरों का विकास किया, जिसमें था यूथेडेमिया और दत्तमित्री। इसने दो नगरों का विकास किया, जिसमें नंबर 1 है यूथेडेमिया, इंपॉर्टेंट है ये सब, अभी तक यहां से क्वेश्चन नहीं बने हैं, और दूसरा है दत्तमित्री, ठीक है। तो दो नगर जरूर याद रखिएगा, ठीक, इंपॉर्टेंट है। फिर छठवां पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी वंश के एक राजा थे जिनका नाम था अगाथोक्लीज, अगाथोक्लीज, बहुत रोचक तथ्य है ये, ठीक है। इसी वंश के ये राजा थे अगाथोक्लीज। तो क्या है? इनकी मुद्रा जो है, इनकी मुद्रा पर पहली बार कृष्ण और बलराम, इनकी मुद्रा पर पहली बार कृष्ण और बलराम के चित्र का अंकन मिलता है, ठीक है, कृष्ण और बलराम के चित्र का क्या मिला भाई? अंकन मिला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इस वंश का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था, आप भी जानते हैं, नाम सुने होंगे, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक किसका भाई? डेमेट्रियस वंश का। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? मिनांडर, ठीक है, मिनांडर। और मिनांडर, इन्हें बौद्ध साहित्य में, मिनांडर को ही बौद्ध साहित्य में क्या बोला गया है? इन्हीं का नाम है मिलिंद, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक मिनांडर हुआ, और इसे बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया? इसे कहा गया मिलिंद कहा गया, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 8, मिनांडर की पत्नी,
जो मिनांडर की पत्नी थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था एगाथोक्लिया। कहीं कहीं ए को अ देता है तो उसमें घबराने की बात नहीं, अगाथोक्लिया चाहे एगाथोक्लिया। ठीक है, ये मिनांडर की पत्नी है एगाथोक्लिया, जो एगाथोकल्स की बेटी थी और बहुत ही वीरांगना आदमी थी भाई, आदमी मतलब महिला, कि मिनांडर की मृत्यु के बाद इसी ने राज्य का संचालन किया था और बाद में जब इसके बच्चे बालिग हो गए, बड़े हो गए, तब इसने सौंपा, शासन सत्ता इसी ने चलाई थी मिनांडर की मृत्यु के बाद। ठीक है, और फिर जो मिनांडर हैं इनकी भी जो राजधानी है तो बदली नहीं, इनकी राजधानी भी क्या थी? शाकल, आधुनिक सियालकोट। ठीक है, इसके दो पुत्र थे, किसके? मिनांडर के। ठीक है, मिनांडर के दो पुत्र थे, लिख लीजिएगा, दो पुत्र। पहला है स्ट्रैटो फर्स्ट और दूसरा है आपका स्ट्रैटो सेकंड। ठीक है, तो इसके दो पुत्र हैं, स्ट्रैटो फर्स्ट, स्ट्रैटो सेकंड। ठीक, मिनांडर को विभिन्न पाली ग्रंथों में, जो ये मिनांडर है इसको विभिन्न पाली ग्रंथों में दो और नाम से पुकारते हैं। ठीक है, मिनांडर को विभिन्न पाली ग्रंथ में दो नाम देते हैं, एक जगह देता है मिनाद्र और एक जगह देता है मिलिंडा। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन करे कि पाली ग्रंथों में मिनाद्र या मिलिंडा को किस शासक से पहचान की गई है, तो आप बताएंगे कि वो और कोई नहीं है, वो कौन है? वो मिनांडर ही है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ, तो फिर आगे बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, पिछला क्या अंक था भाई? 8वां मिनांडर से था, तो मिनांडर के बारे में लिख रहे हैं हम लोग। तो देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपसे क्वेश्चन करे कि हिंदुस्तान में सिकंदर के बाद, सिकंदर से ज्यादा किसी भूभाग को जीतने वाला यूनानी राजा है तो कौन है? मिनांडर। तो लिख लीजिएगा मेरे साथ कि हिंदुस्तान में सिकंदर के बाद, सिकंदर से ज्यादा किसी भूभाग को जीतने वाला, किसी भूभाग को जीतने वाला शासक अगर कोई है तो कौन है? वो है मिनांडर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कई बार इससे क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदुस्तान में सिकंदर के बाद, सिकंदर से भी ज्यादा किसी भूभाग को जीतने वाला अगर कोई राजा है, जीतने वाला राजा कर लीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा यूनानी राजा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जीतने वाला यूनानी राजा। ठीक है, जीतने वाला यूनानी राजा, तो वो कौन है? वो मिनांडर है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि ये मिनांडर है, ये कथन है किसका? तो यह कथन जो है ये स्ट्रैबो का है। तो लिख लीजिएगा स्ट्रैबो के कथन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो, स्ट्रैबो के कथनानुसार। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है कि जब भारत में मिनांडर आया था तो उसने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो मिनांडर ने बौद्ध भिक्षु, मिनांडर ने बौद्ध भिक्षु नागसेन से क्या लिया? बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि मिनांडर ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो ये थे नागसेन से। और सबसे चर्चित पुस्तक है कि मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर जिस पुस्तक के रूप में संग्रहित है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मिलिंद पन्हो। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, मिलिंद पन्हो। क्या है भाई? इसमें मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर है। ठीक है, मिनांडर का प्रश्न है, नागसेन उसका उत्तर दिए हैं, इनके समस्या का समाधान किए हैं और उसके बाद तब इनके आत्मा को शांति मिली है, मतलब मृत्यु नहीं हुई है, ये एकदम सेटिस्फाइड हो गए हैं। ठीक है,
तो ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलिंद पन्नो अक्सर पूछ लेता है। फिर पूछेगा आपसे कि भारत में, मतलब पूरे अगर इंडिया की बात करें तो सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला शासक कौन है, तो यही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे लिखा जाए। देखिए, जब आपसे क्वेश्चन करे कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा, ठीक है, कहां बात हो रही है, भारत की, ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला शासक, स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला शासक कौन है भाई, वो आपके मिनांडर ही हैं। ठीक है, भारत में स्वर्ण मुद्रा सबसे पहले चलाने वाला शासक कोई है तो वो मिनांडर है। तो इसीलिए क्वेश्चन कई बार पूछा है कि भारत में सबसे पहले लेखयुक्त सिक्के जारी किसने किए, तो बताएंगे हिंद यूनानी। अभी देखे थे डेमेट्रियस थे, तो मान लीजिए नाम नहीं दिया, वंश का नाम दिया हिंद यूनानी, शक, पहलो, कुषाण, तो कहेंगे इंडो ग्रीक मतलब हिंद यूनानी। फिर क्वेश्चन करेगा कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तब भी आप बताएंगे कि हिंद यूनानी। घुस के पूछेगा डीपली, तब बताएंगे आप मिनांडर। क्योंकि भारत में सोने के सिक्के जब कहेगा कि स्वर्ण सिक्के सबसे अधिक मात्रा में कौन चलाए, तब बताएंगे कुषाण वंश के तहत विम कटफिसेस। आगे पढ़ाएंगे भी आपको। लेकिन जब असली मतलब पहली बार पूछे रियल क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला कोई शासक है तो कौन है भाई, तब आप बताएंगे आंख मूंद के वो मिनांडर है। ठीक है, और स्वर्ण मुद्रा जो थी ये ढलाई विधि या कह लीजिए टप्पा विधि के द्वारा होती थी तैयार। ठीक है, तो इसी को ध्यान रखिएगा। और मिनांडर की उपलब्धियों वाला अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा आपसे। ठीक है, उसको भी लिख लिया जाए कि मिनांडर की उपलब्धियों वाला अभिलेख, जिसमें इसकी उपलब्धियां बताई गई हैं। मिनांडर की उपलब्धियों वाला अभिलेख, तो ये क्या है भाई, इसका नाम है रेह अभिलेख। अभिलेख का मतलब इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो जिसमें मिनांडर की उपलब्धियों का वर्णन इस अभिलेख में, उसका नाम क्या है, रेह अभिलेख है। तो डेमेट्रियस वंश से संबंधित ये मेन फैक्ट थे जो प्रीलिम्स में एग्जाम में आते हैं, मन से पढ़ेंगे एकदम, आप नहीं भूलेंगे। अब आगे हमारा क्या है, यूक्रेटाइडस वंश। ठीक है, आइए लिखा जाए। अब लिखिए, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। और आपने देखा कि यूक्रेटाइडस कौन है, भूल नहीं रहे हैं ना, पीछे अभी देखे कौन है भाई, ये वही हैं जो जैसे डेमेट्रियस भाई साहब भारत में आए, बस इनकी सत्ता हथिया के बैक्टीरिया में अपने राजवंश की स्थापना कर ली। ठीक है, और बताए थे कि इसका क्षेत्र सिंधु और तक्षशिला तक, और फिर उनका क्षेत्र मथुरा और कौशाम्बी तक इसका डेमेट्रियस का बंटवारा हो चुका था। तो सबसे पहली बात कि इस वंश की राजधानी, ठीक है, तो उधर डेमेट्रियस वंश में राजधानी आप पढ़े थे साकल, लेकिन यहां चेंज हो गई। इस वंश की राजधानी क्या है, तक्षशिला हो गई। ठीक है, दूसरी बात, इसका वही जो बताया उसी को लिख लीजिएगा। जो इसका राज्य क्षेत्र था, मतलब इसके राज्य क्षेत्र का जो विस्तार है वो बैक्ट्रिया टू झेलम, ठीक है, बैक्ट्रिया से लेके झेलम नदी तक। ठीक, इनके राज्य क्षेत्र का विस्तार। ठीक, अगला पॉइंट, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, उसका नाम है एंटीयालकिड्स। एंटीयालकिड्स पढ़िएगा, मैं सोचिएगा कैसा कैसा नाम है भैया, यूनानी नाम है। ठीक है, एंटीयालकिड्स जो था इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था ये। और ये वही एंटीयालकिड्स है जिसने शुंग शासक, ठीक है, क्या ये यही याद रखिएगा, ये वही एंटीयालकिड्स है जिसने शुंग शासक, लिख लीजिएगा, शुंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसने शुंग शासक भागभद्र के जो विदिशा स्थित दरबार था, भागभद्र के विदिशा कहां पड़ता है, एमपी में। ठीक है, भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में एक दूत भेजा था। दरबार में हेलियोडोरस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, हेलियोडोरस नामक अपना एक दूत भेजा। ठीक है,
जिसने क्या किया, ये जो दूत था, दूत मतलब राजदूत, उसने विदिशा के पास, ठीक है, विदिशा के पास बेस नगर था जस्ट बगल में, तो विदिशा के पास बेस नगर में विष्णु मंदिर के सामने, विष्णु मंदिर के सामने क्या किया, एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गरुड़ स्तंभ स्थापित किया, ठीक है, गरुड़ स्तंभ स्थापित किया, और यह भागवत धर्म का पहला अभिलेखीय प्रमाण माना जाता है। इसको भी लिख लीजिएगा कि यह गरुड़ स्तंभ जो गरुड़ स्तंभ है, ये भागवत, मैं लिख ही देता हूं नहीं तो आप भूल जाएंगे, गरुड़ स्तंभ यह भागवत धर्म का पहला अभिलेखीय प्रमाण माना जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूक्रेटाइड्स वंश, राजधानी तक्षशिला, इनके राज्य क्षेत्र का विस्तार बैक्ट्रिया से झेलम नदी। आप जान रहे हैं यूक्रेटाइड्स ने स्थापना किया था। वंश, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? एंटियालकिड्स हैं, और इसी एंटियालकिड्स ने शुंग शासक भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में क्या किया, हेलियोडोरस नामक एक अपना राजदूत भेजा, और इसी हेलियोडोरस ने क्या किया था, जो विदिशा के पास बेस नगर है उसी के बगल में विष्णु मंदिर है, उसी के सामने गरुड़ स्तंभ स्थापित किया, और यह भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखी प्रमाण माना जाता है। इससे पता चलता है कि हेलियोडोरस ने स्वयं भागवत धर्म ग्रहण किया था, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है कि जो हेलियोडोरस है, इसने स्वयं भागवत धर्म को क्या किया था, ग्रहण किया था, ठीक है। तो अब आप लोगों की यहां तक पूरी बातें क्लियर हो गई। आज हम लोगों ने पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोगों को पढ़ना है। आज खत्म हुआ है केवल इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी, ठीक है। अभी यही पढ़ना है, अभी ये चलेगा टॉपिक हिंद यूनानी। तो उसमें हम लोगों ने दो वंश देखा जो मेन थे, वही थे डेमेट्रियस और यूक्रेटाइड वंश, ठीक है। अब हम लोगों को ये देखना है कि जब यूनानी शासक आए थे तो उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हेडिंग लगाइएगा, यूनानी शासक का भारत पर प्रभाव, ठीक है। क्या लिखेंगे भाई, और नंबर फिर 1 बाय 1 लिखा जाएगा। यूनानी शासक का भारत पर प्रभाव, ठीक है। कि जब ये सब आए तो जाहिर सी बात है कि जब कोई यहां आएगा और लंबे समय तक रहेगा तो अपनी कोई छाप छोड़ेगा ही, ठीक है। तो भारत पे क्या प्रभाव पड़ा? सबसे पहली बात जो आप अभी देखें कि यूनानी प्रथम शासक हुए, ठीक है, लिख लीजिए, यूनानी प्रथम शासक हुए जो भारत में लेखयुक्त सिक्के जारी किए। क्या किए भाई? भारत में लेखयुक्त सिक्के जारी किए, पहली बात। दूसरी बात, नंबर 2 पॉइंट, यूनानियों ने ही पहली बार भारत में, ठीक है, पहली बार क्या किए? भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए, ठीक है, जिसमें एक और, जिसमें क्या था भाई, जिसमें एक और देवता की आकृति, ठीक है, और दूसरे तरफ राजा की आकृति होती थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि यूनानियों ने ही पहली बार भारत में सोने के सिक्के चलाए जिसमें एक और देवताओं की आकृति और दूसरे ओर राजा की आकृति होती थी, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात किया जाए फिर, नंबर 3 पॉइंट क्या है कि यूनानियों से ही कैलेंडर की जानकारी मिली। कैलेंडर लिखते चलिएगा, सब बहुत अच्छे पॉइंट हैं। कैलेंडर की जानकारी मतलब सप्ताह में 7 दिन का होना, ठीक है। ये जानकारी हम लोगों को किससे मिली? ये जानकारी हम लोगों को यूनानियों से ही मिली, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, ठीक। एक तो वह कैलेंडर की जानकारी दी, फिर ग्रह नक्षत्र देखने की प्रथा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फलित ज्योतिष, लिखते चलिएगा। ग्रह नक्षत्र देखने की प्रथा, उसी को आप ये भी कह सकते हैं फलित ज्योतिष, ठीक है। उसी को हम ये भी कह सकते हैं, फिर सब लिखते चलिए, एक ही में सब आ जाएगा।
जन्म कुंडली देखने की परंपरा, जन्म कुंडली, फिर जो भविष्य करते हैं हाथ देख के, तो भविष्यवाणी करने की परंपरा, ये सभी यूनानियों की ही देन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप जो अभी देख रहे हैं ये सभी किसकी देन है? ये सभी यूनानियों की ही देन है। ये हमारे भारत पर इनके आने का प्रभाव पड़ा। ठीक है, अभी और है, लिख लीजिएगा। आइए आगे ही पढ़ ले लीजिए, अगला पेज लिखिएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम इनके ऋणी हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी, चिकित्सा के क्षेत्र में जो चिकित्सा है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, गांधार कला। तो भारत में गांधार कला, भारत में क्या है भाई? गांधार कला, जिसे हम क्या बोलते हैं? हेलेनिस्टिक आर्ट बोलते हैं। हेलेनिस्टिक आर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। इसी तर्ज पे गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनी हैं। तो भारत में गांधार कला, हेलेनिस्टिक आर्ट जो है, ये भी यूनानियों की ही देन थी। ठीक है, ये किसकी देन है? ये यूनानियों की देन है। ठीक, तो भारत में गांधार कला भी यूनानियों की देन थी। तो ये प्रभाव हमारे भारत पर इन यूनानियों का पड़ा। अब हम लिखेंगे कि केवल आए, तो क्या वही केवल हम पे अपना प्रभाव छोड़े? हमारा प्रभाव लेके नहीं गए, बिल्कुल गए, उन पर हमारा प्रभाव पड़ा। ठीक है, जब आदमी किसी के सानिध्य में, एक दूसरे के सानिध्य में रहता है, दो व्यक्ति, तो किसी एक आदमी के सानिध्य में कोई व्यक्ति जा रहा है, तो उसमें उसका प्रभाव पड़ेगा। तो जो सानिध्य में गया है, तो क्या जो अपने सानिध्य में रखा है उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा? उसका भी पड़ेगा। ठीक है, दोनों तरफ से प्रभाव पड़ता है। तो अब लिखा जाएगा, यहीं पे लिख लीजिए कि भारत का यूनानियों को देन। भारत ने यूनानियों को क्या दिया? भारत का यूनानी को देन। ठीक है, भारत ने यूनानियों को क्या दिया? ठीक, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, योग एवं तपस्या की क्रिया। जो योग एवं तपस्या की क्रिया है, वो यूनानियों ने भारतीयों से ही सीखी। ठीक है, नंबर 2, धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में जो यूनानी है, ये भारतीयों के ऋणी है। मतलब कि धर्म और दर्शन में तो हम लोगों ने उनको इतना ज्ञान दिया कि वो लोग एकदम मस्त हो गए। आप देख ही रहे हैं कि मिनांडर जो इतने एटीट्यूड से डेमेट्रियस के वंशज थे, यहाँ पे आए थे, और जैसे ही हमारी बौद्ध भिक्षु नागसेन से उनकी मुलाकात हुई, तो सब भूल गए कि हम कौन हैं और क्या हैं, और हम आपके चेले हैं, नागसेन से कह रहे हैं। और अंततः फिर नागसेन के द्वारा बौद्ध धर्म को अपना लिए। ठीक है, दीक्षा ले लिए। तो ये आज का पूरा टॉपिक था, जिसमें हम लोगों ने 2 वंश को देखा, इंडो ग्रीक में डेमेट्रियस वंश और यूक्रेटाइडिस वंश। ठीक है, आप मन ला के पढ़िएगा, फिर इसके बाद मैं शक लाऊंगा, फिर पहलव, फिर कुषाण वंश। ठीक, ये पूरा चलता रहेगा। पूरी एंशिएंट हिस्ट्री जब खत्म होगी, तब मध्यकालीन मिडावल हिस्ट्री, फिर उसके बाद आपका चलेगा मॉडर्न हिस्ट्री। तो पूरी एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न, ये सब खत्म, और फिर बाकी जो सीरीज चल रहा है, जियोग्राफी का, पॉलिटी का, सब चलता रहेगा, बायोलॉजी का, मतलब ऐसा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपका कुछ नहीं छूटेगा। निःशुल्क पढ़ाई है, मजे से पढ़िए, आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम आराम से बैठेंगे कंप्यूटर एग्जाम में, तो आपको ये नहीं लगे कि हम आधा अधूरा पढ़े हैं, लेकिन कब? जब पूरा वीडियो वाला देखेंगे, समझ जाएंगे। आपको कई बातें तो किताब में मिलती होंगी, लेकिन पढ़ाने का मतलब क्या है कि एक टीचर के द्वारा आदमी अच्छी तरह समझ जाता है, पूरा विजन क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये बात थी। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके जितने भी लोग होंगे, जितने भी ग्रुप होंगे, वीडियो को सबको फॉरवर्ड करिएगा, ताकि ये वीडियो सबके पास पहुंच सके। और जो चीज समझ में नहीं आई रहेगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको अगले वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा बाकायदे। ठीक है, तब फिर अगली टॉपिक स्टार्ट की जाएगी। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।